कहानी की आधिकारिक घोषणा। देवियों और सज्जनों, कहानी शुरू करने से पहले एक विशेष सूचना। इस कहानी का संसार पूरी तरह से कल्पना की स्याही से रचा गया है। इसमें मौजूद सभी पात्र, उनके नाम और घटित होने वाली घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, चाहे वो जीवित हो या मृत, या किसी भी वास्तविक घटना से कोई भी संबंध नहीं है। यदि कोई समानता दिखती है तो उसे महज एक इत्तेफाक माना जाए। सावधान रहें, क्योंकि यहाँ हकीकत और जादू के बीच की लकीर बहुत धुंधली है। अपनी कल्पना की कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि कहानी अब शुरू हो रही है। रामबाबू की शॉपिंग का पोस्टमार्टम, बेंगलुरु से बालेश्वर तक। लेखक, स्टोरी राइटिंग, शशिकांता पांडा। पार्ट 1, विशाल मार्ट का महायुद्ध। अक्टूबर 2024, बेंगलुरु। रामबाबू अपनी बेटी के 7वें जन्मदिन के लिए कपड़े खरीदने श्याम बाबू के साथ विशाल मार्ट पहुंचे। उनका लक्ष्य था सामान लेकर बालेश्वर, ओडिशा जाना। श्याम बाबू ने 20 मिनट में शॉपिंग कर ली, पर रामबाबू धागा चेक करने बैठ गए। पार्ट 2:3 घंटे का सिलाई टेस्ट। रामबाबू ने 3 घंटे तक कपड़ों का पोस्टमार्टम किया। वे सिलाई खींचकर देख रहे थे कि कहीं टाका कच्चा तो नहीं। अंत में उन्होंने सिर्फ 2000 की फ्रॉक ली, क्योंकि उन्हें 15 दिन के एक्सचेंज ऑफर पर पूरा भरोसा था। पार्ट 3, श्याम बाबू की खामोश बेबसी। श्याम बाबू काउंटर पर 3 घंटे खड़े खड़े थक गए। उन्हें गुस्सा तो बहुत था, पर वे बोल नहीं पाए, क्योंकि उनका 10,000 का कीमती सामान राम बाबू के ही भरोसे बालेश्वर जाने वाला था। पार्ट 4, बेंगलुरु का ट्रैफिक और टेंशन। 25 अक्टूबर की शाम। बेंगलुरु के भारी ट्रैफिक के बीच राम बाबू अभी भी पैकिंग में धागा देख रहे थे। रात 11:50 की ट्रेन छूटने का डर था। श्याम बाबू बार बार घड़ी देख रहे थे और राम बाबू कपड़े का रेशा। पार्ट 5, एसएमवीटी स्टेशन पर चढ़ाई। रात 11 बजे दोनों एसएमवीटी स्टेशन पहुंचे। रामबाबू को स्टेशन की चकाचौंध से ज्यादा फिक्र अपनी मजबूत सिलाई वाली फ्रॉक की थी। श्याम बाबू ने किसी तरह धक्का देकर उन्हें प्लेटफॉर्म के अंदर ले लिया। पार्ट 6, गुवाहाटी एक्सप्रेस की विदाई। ट्रेन चलने ही वाली थी। श्याम बाबू ने पसीने पसीने होकर सारा सामान कोच में लोड किया। ट्रेन खुलते ही रामबाबू ने खिड़की से चिल्लाकर पूछा, श्याम भाई, तुम्हारे बैग की जिप ठीक है ना? श्याम बाबू ने अपना सिर पकड़ लिया। पार्ट 7, ट्रेन में सिलाई इंस्पेक्टर। ट्रेन में रामबाबू ने टीटीई से लेकर सह यात्रियों तक को अपनी फ्रॉक की मजबूती की कहानी सुनाई। उन्होंने तो ट्रेन की सीट की सिलाई भी चेक कर ली कि कहीं वे रास्ते में गिर न जाएं। पार्ट 8, पेंट्री, कार और धागे वाली दाल। रामबाबू ने पेंट्री के खाने में भी सिलाई ढूंढी। उन्होंने वेंडर से कहा कि तुम्हारी रोटी की सिलाई किनारे कच्ची है, विशाल मार्ट वाली मजबूती नहीं है। वेंडर अपना माथा पीटकर भाग गया। पार्ट 9, उड़ीसा की सरहद में प्रवेश। आंध्र प्रदेश पार कर ट्रेन उड़ीसा की वादियों में घुसी। रामबाबू ने रसगुल्ला खाते वक्त भी उसकी बुनाई का मजाक उड़ाया। उनके डर से पड़ोसी यात्री अपना सामान दूसरे कोने में ले गए। पार्ट 10, बालेश्वर की सुनहरी सुबह। 27 अक्टूबर की सुबह रामबाबू बालेश्वर स्टेशन पर उतरे। उतरते ही उन्होंने सबसे पहले फ्रॉक निकाली और सूरज की रोशनी में टांके चेक किए। वाह, सिलाई अभी भी फौलाद जैसी है। पार्ट 11, श्याम बाबू के घर पर धमाका। बालेश्वर से ऑटो पकड़कर रामबाबू सबसे पहले श्याम बाबू के घर गए। वहां उनका 10,000 का बैग थमाकर बोले, अपना धागा चेक कर लो भाई, हम अपना ब्रह्मास्त्र लेकर घर जा रहे हैं। पार्ट 12, साइज का सबसे बड़ा स्कैम। घर पहुंचते ही मातम छा गया। रामबाबू सिलाई के चक्कर में साइज देखना भूल गए थे। 7 साल की बिटिया को फ्रॉक इतनी छोटी थी कि उसका एक हाथ भी अंदर नहीं जा रहा था। पार्ट 13, एक्सचेंज का नया मिशन। रामबाबू ने तुरंत बेंगलुरु फोन किया। श्याम बाबू हंसते हंसते लोटपोट हो गए और बोले, जब तक बच्चा छोटा ना हो जाए तब तक इंतजार करो या खुद आकर एक्सचेंज करो। पार्ट 14, बुधवार का सुखद अंत। 10 दिन बाद यानी बुधवार को काफी भागदौड़ के बाद एक्सचेंज होकर नया कपड़ा आया। इस बार रामबाबू ने फोन पर साइज भी चेक करवाया था। बिटिया को फ्रॉक एकदम चकाचक फिट आई। पार्ट 15, श्याम बाबू का इस्तीफा। श्याम बाबू ने साफ कह दिया, अगली बार खुद आना और खुद लाइन में लगना। मैं फिर से तुम्हारे साथ 3 घंटे सिलाई नहीं गिन सकता, मेरे पैरों की सिलाई उधड़ जाती है। पार्ट 16, रामबाबू की 2 साल वाली दूरदर्शिता। 6 महीने बाद रामबाबू फिर शॉपिंग पर गए। इस बार वे 2 साइज बड़ा कपड़ा ले आए। बोले, एक्सचेंज का ऑफर रहे न रहे, बड़ा कपड़ा हमेशा काम आता है। इसे 2 साल बक्से में रखो, बिटिया खुद बढ़कर इसके साइज की हो जाएगी। समाप्त। लेखक, शशिकांता पंडा।